नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग अभी अभी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा हालातों पर अमित शाह की यह मीटिंग जो है वो अभी अभी शुरू हो चुकी है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एनएसए और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारी भी इस बैठक में जो है वो शामिल हुए हैं। और तमाम जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो जम्मू कश्मीर को लेकर समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, आतंकियों ने यहां पर आम लोगों को टारगेट किया है, उनको हिट किया है, खास तौर पर जम्मू संभाग के कुछ जिलों में, उस पर भी आज चर्चा होने वाली है, समीक्षा होने वाली है कि आखिर किस तरह से आतंकवादी अब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, नई प्लान के साथ जो है वो उतर रहे हैं और हमले कर रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी बैठक, तस्वीरें भी आपके सामने, और फिलहाल सभी जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। रॉ के चीफ होंगे, उसके अलावा जो कहीं ना कहीं बाकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सबकी निगाहें इस बैठक पर हैं, सबकी नजरें इस बैठक पे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जरा कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको समझाएंगे। आतंक पर किस तरह से प्रहार होगा, जम्मू से आतंकियों के सफाई पर बिग प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है। दिल्ली में अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग देखने को मिल रही है। एनएसए डोभाल और रॉ चीफ भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा और भी बड़े अधिकारी इसमें पहुंचे हुए हैं। आईबी और रॉ चीफ भी अमित शाह को जो है वो जानकारी पहुंचा रहे हैं, गृह मंत्रालय को जानकारी पहुंचा रहे हैं। बढ़ती आतंकी घटनाओं पर भी चर्चा होगी। आगामी अमरनाथ यात्रा भी 29 जून से शुरू होनी है, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो इस पर होने वाली है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और गृह सचिव भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बैठक का संज्ञान लिया था। और कहीं ना कहीं यहां पर सेना जिस प्रक्रिया के साथ काम कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, उनको भी निर्देश दिए थे, उनको भी निर्देशित किया था कि आतंकवादी जहां पर भी छुपे हैं उन्हें मार गिराया जाए, उन्हें तुरंत जो है वो ढूंढकर उनका सफाया किया जाए। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जम्मू संभाग में टोडा की बात करें, जहां पर 2 हमले लगातार हुए थे, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रियासी में जो पहला हमला था वहां पर भी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जितने भी आतंकी हैं उनको ढूंढने की कोशिश जो है वहां पर की जा रही है। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, ताजा तस्वीरें हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है उनकी अध्यक्षता में ये हाई लेवल मीटिंग दिल्ली के अंदर इस वक्त हो रही है, जिसमें तमाम जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं, चाहे वो रॉ के चीफ हों या बाकी अन्य जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके सभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इस बैठक में पहुंचे हुए हैं और लगातार समीक्षा की जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे, बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हैं। और तस्वीरें आपके सामने, अजीत डोभाल, एनएसए जब भी बैठक में शामिल होते हैं तो तब कहीं ना कहीं एक इंतजार रहता है कि क्या एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा, कि क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से, जिस स्ट्रैटेजी के साथ इस वक्त यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, यानी ताजा यहां पर घुसपैठी जो है वो घुसे हुए हैं। तो एक नई रणनीति हो सकती है, उसको लेकर भी आज विचार विमर्श जो है वो इस बैठक में किया जा सकता है। तो चलिए, इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर इशफाक सर जुड़ चुके हैं। उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्या नतीजे आएंगे, क्या परिणाम आएंगे, क्या कोई एक बड़ा कदम सरकार उठाएगी, या आगामी जो यहां पर यात्रा होनी है, जो अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको लेकर कोई शांतिपूर्ण तरीके से कदम उठाए जाएंगे, यह भी देखना होगा। बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। सबकी निगाहें इस बैठक पे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एनएसए डोभाल इसमें शामिल हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसमें शामिल हैं। तो क्या कुछ जताया जा सकता है, इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में ये तीसरी बड़ी बैठक है। पहले प्रधानमंत्री साहब ने एक रिव्यू लिया G7 पर जाने से पहले, उसके बाद गृह मंत्री साहब ने एनएसए से बात की और दीगर लोगों से बात की, और आज सभी कोर टीम को बुलाया गया, जिनमें आईबी है, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग सरबराहान है, टॉप ऑफिशियल्स हैं आए, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के एलजी है, सब बैठे हैं। तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि अमरनाथ यात्रा बिल्कुल हमारे सामने है, उस बीच किसी तरीके से कोई इंसिडेंट ना हो और इंसिडेंट फ्री ये सारी यात्रा चले,
उसको टॉप प्रायोरिटी दी गई है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और एक कंप्रहेंसिव प्लान फ्रॉम लखनपुर टू गुफा जो देना है, ट्रिपल टियर सिक्योरिटी अपनी जगह है, उसके साथ शार्प शूटर्स को लगाने वाली बात आ रही है। कुछ ऐसे संदिग्ध जिनको ऊपर काफ़ी ज़्यादा शिकंजा कसने की ज़रूरत है, वो पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा था और कल डिप्टी जनरल साहब ने भी इस बात का दोहराया। लेकिन हमें जो खबर है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जितने भी लोग संदिग्ध हैं उनको सख्ती के साथ पूछा जाए। और फिर जिस तरीके से हम श्रीनगर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पर प्रॉपर्टी सीज की जाती है, उन लोगों की जो किसी न किसी तरीके से इन गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर भी उस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी ये चीज़ें दिखेंगी कि यहाँ पर भी अब चीज़ों वो प्रेशर बनाया जाएगा। यात्रा के लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। देखिए, अभी तक अगर आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि अमरनाथ यात्रा के लिए कोई बड़ा थ्रेट है ये, क्योंकि हमने इस यात्रा को देखा है ऑन द पीक ऑफ द मिलिटेंसी चलते हुए। तब भी बहुत कम इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं और रियर कहीं हुआ होगा। उसके बाद जब पॉपुलर गारमेंट्स 1996 में आई तो ऑन टॉप प्रायोरिटी यही गारमेंट की रही उस वक्त भी कि जितने भी मेहमान यहाँ पर आएंगे, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, जितने भी दर्शन करने वाले लोग आएंगे पूरे देश से, वो अच्छे तरीके से वापस जाए, इसकी टॉप प्रायोरिटी। यही वजह है कि पहले भी और आज भी लगातार गवर्नमेंट जो है वो इसको प्रायोरिटी पर रख रही है। लेकिन आज की जो मीटिंग है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने अमरनाथ यात्रा को क्लियर करना है, बल्कि हमारे पास जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि आगे इलेक्शंस हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, उनको भी देखा जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है कि सितंबर में आपने चुनाव करवाने हैं, उनको लेकर एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है सिक्योरिटी लेवल पर, उसको भी रिव्यू लिया जाएगा। क्योंकि अब हमें ये खबर आ रही है कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठक होनी है ईद के बाद, जिसके बाद वह गृह मंत्रालय से पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के बारे में आप अपना फीडबैक दीजिए। तो ये मीटिंग जो है ये यहाँ पर एक और एड ऑन पॉइंट होगा कि गृह मंत्रालय की पूरी टीम ये फाइनल करेगी कि सिचुएशन कैसी है, अगर चुनाव करने हैं तो कितने फेजेस में करने हैं, एक फेज में करने हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा में होगी। हमारे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एजेंडा है, एक यात्रा, दूसरा इलेक्शन। फिर अक्रॉस द बॉर्डर क्या कुछ करना है शायद वो यहाँ पर डिस्कस नहीं होता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डिस्कस करती है, लेकिन उसमें जो हमारी इनपुट्स हैं मुनासिब वक्त पर गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेगी। क्या कोई डिफेंसिव कदम उठाया जाएगा या फिर ऑफेंसिव होने की जरूरत है? क्योंकि कुछ ऐसे भी चीजें निकलकर सामने आ रही कि यहाँ पर जवाब तो मिलना चाहिए पाकिस्तान को, आतंकवाद को। देखिए, जवाब तो मिल रहा है। देखिए कैसे, दो चीजों में स्टेट गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस कामयाब हुई है। एक कि इंफॉर्मेशन फ्लो हो, वो कहीं ना कहीं मिल रहा है, और ये जो जितना इंफॉर्मेशन फ्लो स्टेट पुलिस को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगा, उससे दो चीज़ें क्लियर होंगी कि शिकंजा कसेगा और ज़्यादा, और ये क्लियर होगा कि कहाँ पर कौन सा नट बोल्ट ढीला है उसको टाइट किया जाएगा। वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जब 52-53 लोग अभी भी पुलिस की कस्टडी में है मुख्तलिफ जगहों पर, जिनसे पूछताछ हो रही है मुख्तलिफ इंसिडेंट्स को लेकर। सो ये एक चीज़ है। दूसरा कि हम देख रहे थे यहाँ पर ऐसा नहीं है, पुलिस देख नहीं रही थी, वो रिटेलिएट भी कर रही थी, कार्रवाई भी कर रही है। और अभी जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि एक दहशत हो, एक भय हो, माहौल हो, और नाइट आउटिंग वाली खबरें बाहर आई थी, नहीं निकला करे, उस पर पुलिस ने क्लियर किया कि ना ऑल इज वेल, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने भी ग्राउंड पर देखा कि जो दहशत वाली बातें थी वो तो ग्राउंड पर आई नहीं। हाँ, जो आईबी के पास वाले इलाके गांव हैं, वहां पर जरूर सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई इन्फिल्ट्रेट अंदर अब ना आ, कोई बड़ी घटना ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर अशफाक से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ये मीटिंग अपने आप में बहुत बड़ी मीटिंग है, अहम मीटिंग है, और इस मीटिंग के बाद किस तरह के निर्णय जो है वो लिए जाएंगे सिक्योरिटी के लिहाज से, वो भी देखना होगा। फिलहाल उज्जवल हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, उज्जवल के पास भी जाएंगे। दिल्ली का क्या माहौल है इस बैठक से पहले, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे, और अब मीटिंग के बाद क्या हवाएं चल रही हैं, किस तरह का निर्णय सामने निकलकर आ सकता है। उज्जवल, आप वहीं पे मौजूद होंगे जब वहां पर बड़े बड़े जो अधिकारी पहुंचे थे, क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है इस बैठक के बाद किस तरह के नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं? मीटिंग जो है वो दिल्ली में जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर हो रही है, जहाँ पे जो है गृह मंत्री अमित शाह का जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रालय है, कार्यालय है, वहां पर ही जो है वो बैठक तकरीबन 11 बजे शुरू हो गई थी। और जैसे कि आपने दर्शकों को जानकारी दी है, देखिए इस बैठक में जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो शामिल है,
NSA चीफ जो है वो अजीत डोभाल शामिल है, गृह सचिव जो है वो इसमें आए हैं, इसके साथ IB के जो प्रमुख है वो इस मीटिंग के लिए पहुंचे हैं, रॉ के जो प्रमुख है वो इस मीटिंग में पहुंचे हैं और NIA के जो DG है वो इसमें पहुंचे हैं और इसके साथ साथ सभी जो अर्धसैनिक बल है उनके जो DG हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं। सेना और वायु सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही गृह मंत्रालय के जो अन्य अधिकारी जो हैं वो इस हाई लेवल मीटिंग में जो है वो मौजूद हैं। और देखिए जिस तरीके से जम्मू में जो है आतंकी जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है और उसके बाद जो अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं आतंकी, उसके ऊपर कड़ा प्रहार करने के लिए आज की जो बैठक है वो बुलाई गई है। इससे पहले देखिए ये भी बताया गया था कि जो गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, जैसा जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद भी शुक्रवार को एक मीटिंग हुई थी जिसमें समीक्षा ली गई थी और उसके बाद एक आज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। तो इसमें देखिए जो यात्रा है श्री अमरनाथ यात्रा उसको किस तरीके से बिल्कुल उज्जवल, मैं उसी पे आना चाह रहा था। कुछ बड़े पहलू भी हैं, कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, चाहे वो आगामी अमरनाथ यात्रा हो या फिर आम लोगों की सुरक्षा हो या फिर जो इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है, घुसपैठ हो रही है, वो कुछ बड़ी चुनौतियां रहेंगी अभी सरकार के सामने। कैसे उस पर विचार विमर्श होगा, कैसे इन चीजों पर मंथन होगा? बिल्कुल शीतल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही है कि देखिए रॉ और जो IB के चीफ है एक पूरा मसौदा जो है वो तैयार करके लाए हैं होंगे और वो जो मसौदा है वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए जो श्री अमरनाथ यात्रा है वहां पर जो है ट्रूप्स किस तरीके से लगाए जाए और सिक्योरिटी के लिहाज से और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, साथ ही AI के जरिए जो है वो कैमरों के जरिए निगरानी जो है वो पूरे यात्रा के रूट पर जो है वो लगाई जाएगी और जो घुसपैठ हो रही है उन घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए भी जो है पूरी तरीके से एक मसौदा जो है वो तैयार किया गया होगा, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और उसी पर जो है पूरी तरीके से चर्चा होगी और IB प्रमुख और रॉ प्रमुख जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जो पूरी डिटेल है वो बताएंगे कि किस तरीके से जो प्लान है उसको एग्जीक्यूटिव जो है वो किया जा सकता है। बिल्कुल उज्जवल, देखिए ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही कि और घुसपैठ हो सकती है। ऐसे कई सारे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ जो है वो घुसपैठ कर सकते हैं और बंकर्स वहां पर बनाए गए हैं। तमाम जितने भी वहां की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन की अभी कोशिश कर रहे हैं उनका ठिकाना वहां पर बना हुआ है। ये भी ऐसी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या उनको निस्तानाबूद करने के लिए कोई कड़ा प्रहार किया जा सकता है? जैसे पहले हमने देखा था एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में एक बड़ा जो हमला यहां से किया था, क्या उसी तरह का हमला यहां से देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए शीतल, इस तरीके की जो चीजें हैं वो इस मीटिंग में देखे मेरे को नहीं लगता कि डिस्कस होंगी। मुझे लगता है कि उसके लिए कैबिनेट सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है जो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जाती है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन पूरा एक मसौदा जो है वो तैयार किया गया है और वो आज जो है गृह मंत्री अमित शाह के सामने रॉ प्रमुख और IB प्रमुख जो है वो पेश करेंगे। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद है और जो सेना है उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो DGP है वो कहीं ना कहीं जो है इसमें मौजूद है। तो आज की जो बैठक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उज्जवल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा ये भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना होगा थोड़ी देर में जब बैठक खत्म होगी, जब संपन्न होगी, उसके बाद किस तरह की चीजें निकलकर सामने आएगी और कैसे इस पर जो है वो प्रहार होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। यूपी से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली जो है वो महंगी होने जा रही है। ग्रामीण फीडरों को अब शहरी फीडर में बदला जाएगा। इसको लेकर अब बिजली जो है वहां के लिए महंगी हो गई है। 2 रुपया प्रति यूनिट महंगी ये दर जो है बिजली की हो सकती है। और कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने यह प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया है और लोगों को अब थोड़ा सा और भार जो है वो उठाना पड़ेगा। 2 रुपए यहां पर बिजली जो है वो महंगी हो गई है। तो ग्रामीण फीडरों को अब शहरी फीडरों में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। 2 रुपया प्रति यूनिट महंगी दर पर अब उन्हें बिजली मिलेगी। पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने यह प्रस्ताव जो है वो रखा है और ये पारित भी हो गया है। रजा बास हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रजा, 2 रुपए अब भार उठाना पड़ेगा आम लोगों को, कैसे ये प्रस्ताव जो है वो निकलकर सामने आया है? देखिए, खासतौर पे लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार सरकार की तरफ से बढ़ोतरी का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। अभी परिवहन की बसों में किराए की बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद अब ये लोड आम जनता पे बढ़ने जा रहा है कि शहरी फीडर के हिसाब से ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी फीडर बदले जाएंगे, जिसमें एक्चुअल ये हो जाएगा कि 2 रुपए जो है प्रति यूनिट जो है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ इनकम रिसोर्सेज कम है, ज़्यादातर फार्मर तबके के लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं,
हो सकता है कि बहुत से एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग शहर में रहते हैं, मैं नहीं कह सकता, मगर उन पे भार किसानों पे पड़ने वाला है। उनके घरों पे घरेलू उत्पादन जो बिजली वो अर्जित करते हैं, उपयोग करते हैं, उस पर भार तो जरूर पड़ेगा। ये दिक्कत का सबब है आम लोगों के लिए। बिल्कुल दिक्कत का जो सबब है वो बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आजा हमारे से जुड़ने के लिए। और बिजली यहाँ पर थोड़ी सी महंगी हो गई है, इसका भार जो है वो सीधे सीधे आम लोगों को उठाना पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मक्खी ने भी तंग ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे गंगा दशहरा को लेकर। जन सैलाब उमड़ा हुआ है, भक्तिमय हो गया है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं श्रद्धालु की। आपको बताना चाहेंगे गंगा घाटों पर स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ रही है। हरिद्वार से लेकर बाकी जो अन्य घाट हैं वहां पर भी लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, गंगा घाटों पर स्नान के लिए लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, तस्वीरें भी अपने कैमरों में जो है वो कैद की जा रही है। पूरी तस्वीरें गंगा दशहरा पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में भी इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, वहां पर भी लोग जो हैं वो भारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो स्नान है वो कर रहे हैं। इधर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी लोगों की ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। तो चारों तरफ आज गंगा दशहरे की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। लोगों में जो आस्था है, लोगों में जो भक्ति है, उसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज, तीनों जगहों पर दर्शकों की भीड़, वहां पर श्रद्धालु की भीड़, लोग जो है वो काफी ज्यादा संख्या में हैं और स्नान करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी शामिल हो रहे हैं। अनुज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अनुज के पास जाएंगे। अनुज, तमाम जितने भी घाट हैं वहां पर जो है वो अभी रंग बिरंगी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, लोगों की आस्था जुड़ी है और कहीं ना कहीं जो स्नान की प्रक्रिया होती है उसमें भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बेहद खास मौका होता है लोगों के लिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा दशहरा मनाया जाता है। चाहे प्रयागराज हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, देहरादून, तमाम इलाकों में जहां भी गंगा माता है वहां पे लोग स्नान करके अपने सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं। एक खास बात जो गंगा दशहरे में है वो ये है कि इसी दिन जो माँ गंगा का कह सकते हैं कि कहा जाता है कि धरती पे आई थी वो, तो ऐसे वक्त पे जो ईश्वर भगवान है वो भी चाहते हैं कि स्नान कर पाए। तो मनुष्य तो बिल्कुल से प्रयास करता है और शायद यही कारण है कि हर जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं घाटों में चाक चौबंद की गई है। लोग जो है वो गर्मी की जो तपिश है उसको कह सकते हैं कि कोई असर लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। लोग लगातार दर्शन कर रहे हैं और कहा जाता है कि 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है गंगा दशहरा के मौके पर। जनपद चित्रकूट में भी यही हाल है, यहाँ पे भी घाटों में काफी भीड़ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अभी भीड़ आपने देखी, वाकई में ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जुड़ रहे हैं और इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बकरीद को लेकर, जो आज जो है वो कुछ देशों में मनाई जा रही है, उसकी तैयारियां भी होंगी है। लेकिन कल भारत में भी बकरीद को जो है वो मनाया जाएगा। लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि बकरीद को लेकर भव्य तैयारियां भी जारी हैं। हालांकि कुछ देशों में आज बकरीद का जो ये त्यौहार है वो मनाया जा रहा है, लेकिन कल यहाँ पर भी मनाया जाएगा, हमारे देश में भी मनाया जाएगा, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा भी चाक चौबंद है और बाकी तमाम जितनी भी तैयारियां होती हैं उनको भी पूरा कर लिया गया है। तो जरूर महंगाई के चलते रौनक में थोड़ा सा जो है वो कमी देखने को मिली है, जो लोगों का रंग है वो फीका हुआ है महंगाई के चलते। लेकिन तब भी त्यौहार को कैसे और भी खूबसूरत तरीके से मनाना है और भी रंगीन तरीके से मनाना है, उन रंगों को जो है वो उड़ने नहीं देना है, उसको लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। काशिफ खान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे भी वहां की तैयारियों को लेकर जो है वो बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां लोगों में देखने को मिल रही है। काशिफ, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? इस वक्त भी मैं ईदगाह में मौजूद हूँ। ईदगाह कमेटी जो है और जो जिले के आलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, डॉक्टर विपिन दाड़ा जी और डीएम साहब हैं, डॉक्टर दिनेश चंद्र जी यहाँ पर खुद मौजूद हैं, खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है बकरीद को लेकर? आपने खुद अभी मॉनिटरिंग की है। देखिए, ये बहुत ही कुर्बानी का त्योहार है और इसमें मन्नत मांगी जाती है और इस कुर्बानी के लिए लोग पूर्व से तैयारियां करते हैं। तो आज ईदगाह कमेटी के चेयरमैन साहब काजी नदीम साहब हैं,
एसएसपी साहब हैं और शाहिद भाई हैं, मौलवी फरीद साहब हैं, सभी अधिकारी, एडीएम प्रशासन, नगर निगम, बिजली विभाग, तमाम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। कल ईद होना है, उसकी तैयारियों के लिए यहाँ पर मुकम्मल रूप से हम लोगों ने व्यवस्था की है, सुरक्षा की व्यवस्था की है। साथ ही इनकी जो चीजें थी जिन पर इनका जोर था, उसको साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, इनकी बातों को सुना गया है और उस पर अमल लाने के लिए हम लोगों ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो हम लोग प्रशासन ईदगाह कमेटी से या पूरे आवाम से चाहते हैं कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ा जाए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए। उसके लिए हम लोगों ने इनसे बात की है और इन्होंने हमें मुतमीन भी किया है। यहाँ के जो आला मौलवी साहब हैं, मौलवी फरीद साहब, दारुल उलूम से भी अपील हुई है, काजी नदीम साहब से भी, तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्होंने इस बात की खुद हमें ताकीद किया है कि इस प्रकार की कोई भी कुर्बानी नहीं होगी जो प्रतिबंधित हो। तो इस प्रकार से ईद बहुत अच्छे ढंग से यहाँ संपन्न होगी, मुझे विश्वास है। और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के इंतजामात हमारे एसएसपी साहब ने किए हैं। एसएसपी साहब भी मेरे साथ में मौजूद है, वो डॉक्टर विपिन दाड़े। सर, व्यवस्था कैसी रहने वाली है? क्योंकि साफ तौर पर मना किया गया है, सड़कों पर कोई भी पशु की बिक्री नहीं होगी, सिर्फ पशु मंडी पर होगी। उसके लिए क्या इंतजाम मुख्य रूप से किए गए हैं? जी, इसमें नगर निगम से हम निरंतर प्रशासन के साथ में संपर्क में हैं और जो पशु पैठ के स्थान चिन्हित हैं वहीं पर लोगों को पशुओं के लिए बताया गया है, वहां पर खरीद फरोख्त वहीं होगी। साथ ही कोई प्रतिबंधित पशु की खरीद फरोख्त ना हो, ना उसकी कोई कुर्बानी हो, इसके लिए हमने सबसे अपील की है। और जो हमारे सम्मानित धर्मगुरु हैं उनके द्वारा भी अपील जारी की गई है इस संबंध में। जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए पूरे जनपद में जितने भी मस्जिदें और ईदगाह है जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, वहां पर सभी जगह अधिकारियों ने जाकर भ्रमण किया है और हर बिंदु पर सम्मानित व्यक्तियों से और धर्मगुरुओं से बैठकर चर्चा हुई है। और चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी जिसमें कि ट्रैफिक पुलिस बल है, हमारा महिला पुलिस है, एलआईयू की टीम है, एंटी सैबोटेज चेक की टीम है, पीएसी है, सिविल पुलिस है, ये सभी लोग मिलकर चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे। और साथ ही इसमें सिविल डिफेंस से और जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनसे भी सहयोग लिया जाएगा। अपील क्या करेंगे सर जनपद वासियों से, खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से? अपील ये है कि ईद का त्योहार है, सभी लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में खुशी से इसे मनाएं और जो नियम है उनका पालन करें। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी ना हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना पढ़ी जाए, जो चिन्हित स्थान है वहीं पर पढ़ी जाए। और हर परंपरा जो परंपरागत है उसी का पालन हो, नई परंपराओं का कोई नई शुरुआत ना हो। और इसमें पुलिस प्रशासन और सम्मानित नागरिक सभी लोग मिलकर इस त्योहार को हर्षोल्लास से संपन्न कराएंगे। काजी शहर भी मेरे साथ में मौजूद है, काजी नदीम अख्तर साहब। सर, आप भी क्या अपील करेंगे जनपद वासियों से, किस तरीके से त्योहार मने सौहार्दपूर्ण तरीके? देखिए, बकरीद जो है जिसको हम ईद उल अजहा भी कहते हैं, दरअसल वो कुर्बानी का त्योहार है और कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और कुर्बानी जो है उसमें सबसे पहले नफ्स की कुर्बानी है। आप जब जानवर को ज़िबा करें तो उस वक्त ये तसव्वुर करें कि ये अल्लाह के हुक्म से आपको अपनी जान या अपनी औलाद की जान देनी थी, लेकिन अल्लाह ने आपकी जान लेना मकसद नहीं बनाया, इसलिए आपकी जान के बदले जानवर की कुर्बानी दी जा रही है। तो जब आप अपनी जान अल्लाह के हुक्म से देने के लिए तैयार हैं, तो जो अल्लाह के हुक्म हैं, आपस में प्यार मोहब्बत रखना, नफरत ना करना, झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, कत्ल गारत गिरी ना करना, किसी का हक ना मारना, तो इन पे भी अमल करें। अगर आप ये सब काम नहीं करते तो आप महज एक जान को गंवा रहे हैं, एक जानवर की कुर्बानी करके। ये लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी काशिफ इस वक्त वहां के मौजूद जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और खास तौर पर बकरीद की तैयारियों को लेकर भी बातचीत की। हम भी आपसे यही विनती करेंगे कि आप भी इन त्योहारों को मनाएं और प्यार से मनाएं, अपना भी ख्याल रखें। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।